ओके। मेरा नाम है अमित खट्टर और हम हैं NSIC राजपुरा के अंदर। और आज हम अपना एक फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे सॉलिडवर्क्स कैम्प के अंदर। ठीक है, तो सॉलिडवर्क्स कैम्प में हमारे को करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? तो वही सारा कुछ देखेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे को नई फाइल खोलनी है। तुम्हारे को कोई भी वीडियो देखनी है ना मेरी, तो उसका बेस्ट तरीका क्या होगा कि कंप्यूटर साथ खोल लो और जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे करो। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका यही है, वीडियो को पॉज करो और जितना मैंने यहाँ पे किया उतना करो। पहला स्टेप होता है ये। दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो कुछ भी हमने किया उसको रिवाइंड करो। रिवाइंड इन द सेंस कि अब वीडियो मत देखो, उसको दोबारा करो, जहाँ पे अटकते हो वहाँ पे जाके वीडियो देखो। ठीक है, नीचे टाइम स्टैम्प पलविंदर है हमारे साथ, पलविंदर अमित पता नहीं क्या है ना जो ये है नीचे टाइम स्टैम्प दे रखे हैं इसने, तो टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको सॉलिडवर्क्स में या किसी भी सॉफ्टवेयर में कुछ भी बनाना है तो उसका बेस्ट तरीका क्या होता है कि एक कोई हमारे पास ड्राइंग होनी चाहिए, कोई मॉडल होना चाहिए, कुछ सोचा समझा हुआ होना चाहिए। ठीक है, कि मुझे ये काम करना है। हम क्या करना चाहते हैं, हम सॉलिडवर्क्स में फेसिंग का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। पर फेसिंग का प्रोग्राम तब बनेगा, अभी देखो यहाँ पे कहीं पे भी सॉलिडवर्क्स कैम नहीं लिखा हुआ आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट, सॉरी टूल के अंदर जाएंगे, एड इन। एड इन के अंदर यहाँ पे सॉलिडवर्क्स कैम ऑन करना है हमारे को, सॉलिडवर्क्स कैम 2019। ठीक है, अगर हम चाहते हैं हमेशा ये खुली हुई मिले, मुझे बार बार मेहनत ना करनी पड़े, तो ये स्टार्टअप पे भी टिक कर देना है। तो जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे कैमवर्क्स भी है, कैमवर्क्स 2009 यूटिलिटी भी है। ठीक है, तो कुछ भी ऑन कर सकते हैं, जैसे सॉलिड कैम होता है वैसे ही कैमवर्क्स भी है। ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, हमारे को चाहिए सॉलिडवर्क्स कैम। ठीक है, तो हमने सॉलिडवर्क्स कैम ऑन कर लिया, इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बार आने लग जाएगी। थोड़ा सा इंतज़ार करना है। ठीक है, तो सॉलिडवर्क्स कैम में जाएंगे तो हमारे पास ये विंडो आती है, देखो। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके, ये देखो यहाँ पे आ रहा है सॉलिडवर्क्स कैम, यहाँ पे भी सॉलिडवर्क्स एड इन है। अगर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ तो वो जो एड इन हमने वहाँ से खोला वो यहाँ पे भी आने लग जाएगा। तो जो चीज़ चाहिए वो यहाँ पे चेक कर लो। ये भी हो सकता है आपने एड इन में पहले से ऑन किया हो और यहाँ से बंद हो, तो जो चीज़ नहीं चाहिए उसको बंद कर सकते हैं और जो चीज़ चाहिए उसको ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बनाया एक बॉक्स जिसकी मेरे को फेसिंग करनी है। जब भी कोई भी चीज़ बनानी है तो ओरिजिन से बनानी है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम किसी चेयर पे बैठे हैं ना, तो चेयर ज़रूरी है और चेयर की लोकेशन भी ज़रूरी है। जैसे मशीन में हमारे को एक 0 पॉइंट देना है तो यहाँ पे भी हमारे को पॉइंट देना ज़रूरी है और इसको डायमेंशन देनी भी ज़रूरी है। कोई भी डायमेंशन हो सकती है। इसको 125 कर देते हैं और इसको 60 कर देते हैं। फिनिश करेंगे तो ये एक्सट्रूड होने लग जाएगा। कितना एक्सट्रूड करना है? 10। यहाँ से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं कि ऊपर वाली साइड चाहिए या नीचे वाली साइड चाहिए।
हमारे पास यहाँ पे सॉलिडवर्क्स कैम भी है, पर इसका पता नहीं लगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे सॉलिडवर्क्स कैम के अंदर, और अगर इसको थोड़ा सा इधर करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं। ये है सॉलिडवर्क्स कैम फीचर और ये है सॉलिडवर्क्स कैम ऑपरेशन ट्री। मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में भी बताया था कि हमारे को एक ओरिजिन पॉइंट देना ज़रूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाके, अभी देखो z की डायरेक्शन मेरी सही नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको बनाता ही ऐसे कि मेरी z की डायरेक्शन ठीक आनी चाहिए तो फिर ओके होता। अदरवाइज मुझे क्या करना है, मुझे इसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एडिट डेफिनेशन करके इसको बताना है कि ओरिजिन मेरा कहाँ है, x मेरा किधर है और y मेरा किधर है, और y की डायरेक्शन अगर मैं चेंज कर दूं तो z मेरा ऊपर वाली साइड हो जाएगा। ओके कर देते हैं। तो मुझे एक वर्क पीस चाहिए था, वो मैंने ले लिया जिस पे मुझे काम करना है। मेरे को कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए था, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। अब मुझे चाहिए रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के लिए मुझे स्टॉक में जाना है। तो स्टॉक में एडिट डेफिनेशन करके, अभी देखो ये सारा स्टॉक बन गया है। तो हमारे को देना है ये एक्सट्रूडेड स्केच। एक्सट्रूडेड स्केच कौन सा, मैंने कहा जी ये ऊपर वाला फेस, और ऊपर वाले फेस में मुझे 2 mm और चाहिए। डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ये स्केच आया नहीं, यहाँ से ले लो स्केच। ठीक है, और मैंने कहा जी मुझे 2 mm ओह सॉरी, एंटर नहीं मारना था। इसको दोबारा से राइट क्लिक करके एडिट करेंगे और डायरेक्शन कर देंगे चेंज, क्योंकि मुझे ऊपर वाली साइड का टिक करनी है। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि मेरा स्टॉक किधर है। जो मैंने वर्कपीस बनाया वो मैंने रॉ मटेरियल बनाया है या मैंने अपना वर्कपीस जो मुझे चाहिए वो बनाया। ठीक है, तो मैंने उसको 2 mm मटेरियल ऊपर एक्स्ट्रा दे दिया। ठीक है, ओके कर दिया। पर अभी गलती क्या हुई, जब मैं वर्कपीस को मशीन के ऊपर लगाऊंगा तो इसका मतलब वर्कपीस तो इससे, ये तो नहीं है, ये तो मुझे बनाना है, इससे 2 mm एक्स्ट्रा होगा। तो इसका मतलब जो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट किया वो किसी वर्कपीस के, ऐसे समझ लो, इधर कर लिया। तो यहाँ मैं पहुंचूंगा कैसे, तो वो लॉजिक गलत हो गया। तो उस लॉजिक को ठीक करने के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में दोबारा जाएंगे, एडिट डेफिनेशन में जाएंगे, यहाँ पे है स्टॉक बाउंड्री बॉक्स वेक्टर, इसको ऑन करना है। और यहाँ से ये बॉक्स का बाउंड्री वेक्टर का ये ऊपर वाला नोड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये नोड्स हैं सारे। तो अब जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो थोड़ा सा ऊपर आ गया, मतलब वो कॉर्नर टॉप हो गया, जहाँ पे मेरा रॉ मटेरियल भी है। ठीक है, यानी जो बाजार से हम मटेरियल खरीद के लाए हैं उसके कॉर्नर को मैंने एज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम पिक कर लिया। बनाना क्या है, मुझे नीचे वाला बनाना है। ठीक है, तो मैंने उसको बता दिया ऊपर मेरा 2 mm एक्स्ट्रा स्टॉक है और उस स्टॉक के ऊपर मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ओके, तो अब मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम सही हुआ है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे मशीन बतानी है कि मेरे पास मशीन कौन सी है। तो मशीन कैसे पता लगेगी, यहाँ मिलिंग मशीन लिखा हुआ है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एडिट डेफिनेशन में जाएंगे तो एक विंडो खुलेगी जिसमें मुझे बताना है कि मेरे पास 3 एक्सिस मशीन है, 4 एक्सिस मशीन है, 5 एक्सिस मशीन है या टर्निंग की मशीन है। ठीक है, CNC टर्निंग भी है हमारे पास, CNC मिलिंग भी है हमारे पास। ठीक है, तो टर्निंग करेंगे तो टर्निंग वाला सेलेक्ट कर लेंगे, मिलिंग करेंगे तो मिलिंग वाला सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से कर दो सेलेक्ट। ठीक है, मीडियम ड्यूटी चाहिए, हैवी ड्यूटी चाहिए, लाइट ड्यूटी चाहिए, ये हमारे कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा कंपोनेंट कितना बड़ा है और उसमें हमने कितना मटेरियल रिमूव करना है। हमारे को थोड़ा मटेरियल रिमूव करना है, हमें ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि मैं हैवी ड्यूटी लूँ या मैं लो ड्यूटी लूँ। गल करिए, मैं वैल्यू दसूगा, एक नोट कर ली, 19.05
ठीक है, तो यहां से हमने ले लिया मीडियम ड्यूटी मिलिंग मशीन। ठीक है, एक हमारे पास टूल क्रिब है, जैसे हमारे पास यहाँ पे भी एक अलमारी है जिसमें बहुत सारे टूल पड़े। ठीक है, तो कौन कौन से टूल हमारे पास अवेलेबल हैं इस प्रोसेस को करने के लिए। तो यहाँ पे एक लिस्ट आ रही है कि मेरे पास ये टूल्स हैं। तो सॉलिडवर्क्स क्या करेगा, इस लिस्ट में से ही चूज करेगा कि मुझे कौन सा टूल चाहिए और कौन सा टूल नहीं चाहिए। कैसे टूल करेगा, सॉलिडवर्क्स में एक टेक्निक है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, AFR बोलते हैं, ऑटोमेटिकली फीचर रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं उसको। तो ऑटोमेटिकली फीचर रिकॉग्नाइज करेगा कि इसमें कौन सा फीचर है, कौन सा ऑपरेशन मैं करना चाह रहा हूँ, फेसिंग करना चाह रहा हूँ, रफिंग करना चाह रहा हूँ, क्या चीज़ करना चाह रहा हूँ, और उसके अकॉर्डिंग वो टूल चूज़ करेगा, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन चूज़ करेगा। ठीक है, तो ये टूल लाइब्रेरी है। वहाँ पे ऐड टूल की भी ऑप्शन है, इसमें रिमूव टूल की भी ऑप्शन है, अपडेट टूल की भी ऑप्शन है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि मेरे पास टूल कौन कौन से अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जब भी हम फ्री होंगे तो हम वर्कशॉप में जाएंगे और उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टूल अवेलेबल हैं स्टोर में। अगर ऐसा भी हो सकता है कि मैं बहुत समझदार बन के 50 mm का टूल लगा दूं और वो मेरे स्टोर में अवेलेबल ही ना हो, तो मेरी सारी प्रोग्रामिंग वेस्ट हो जाएगी, है ना। या मेरे को लग रहा है कि 30 से बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है, मेरी नॉलेज है पर वो अवेलेबल नहीं है। क्या मैं उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए नया टूल खरीद के ला सकता हूँ मार्केट से कि नहीं ला सकता, वो कॉस्टिंग आपको देखनी पड़ेगी, है ना। कि क्या मेरे को, अगर मैंने, अब कंपनी में क्या होगा, अगर आपको कोई कह रहा है कि मुझे इस टाइप की फिनिशिंग चाहिए, ठीक है, तो उसके हिसाब से टूल चाहिए। तो अगर तो टूल है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो मंगवाना पड़ेगा। अब मंगवाना है तो उसकी कुछ कॉस्ट है। ऐसा ना हो कि हमारा जो कंपोनेंट है वो 500 रुपये का काम कर रहे हैं हम, और जो टूल मंगा रहे हैं वो 10,000 रुपये का है, तो वो फिजिबल नहीं है, वो मंगाना लॉजिकल नहीं है उसमें कुछ, है ना। तो अगर हम अड़ जाएं कि नहीं जी हमारे को तो वही टूल चाहिए तो ही होगा काम, फिर तो बात बनेगी नहीं, ठीक है नहीं। तो डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर कि आपके पास टूल अवेलेबल है, नहीं है या उसकी जगह में कोई और यूज़ कर सकता हूँ। अगर 50 का नहीं है तो मेरे को 30 का लगाना पड़ेगा अगर मैं नया परचेज नहीं करना चाह रहा तो, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास टूल ऐड करने की भी ऑप्शन है, एडिट करने की भी ऑप्शन है, और टूल को लाइब्रेरी में और आने की भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे ना टेबल पे एक बुक भी पढ़ी है जिसपे सारे टूल्स के बारे में पता है। तो जब भी हम कोई टूल परचेज करेंगे तो उसके साथ उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस, उसके कुछ साइजेस, वो सारी डिटेल हमारे पास आएगी। क्योंकि किसी भी टूल को अगर मैं एडिट करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे इसकी ये डायमेंशंस वगैरह पता लग चाहिए होती है, तो वो डायमेंशन हमारे को उस बुक में से मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं तो जहाँ से हम परचेज कर रहे हैं कोई भी टूल, तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि हमारे को इसका 3D मॉडल चाहिए, हमारे को इसकी ड्राइंग चाहिए टूल की। क्योंकि अगर आपकी टूल की शेप डिफरेंट है तो जो कटेगा वो भी डिफरेंट ही होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे को होल्डर भी चाहिए जिसमें टूल हमने फिट करना है, ठीक है। तो वो होल्डर की डायमेंशन भी हमारे को पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा होल्डर ही किसी चीज़ के साथ, क्लैंप के साथ टच हो रहा है या किसी और चीज़ के साथ टच हो रहा है, तो हमारे को उसकी डायमेंशंस भी चाहिए। वो कहाँ से मिलेंगी, या तो आपके पास मैनुअल होना चाहिए टूल्स का, या जहाँ से आप परचेज कर रहे हो आप उनको बोल सकते हो, या कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे सैंडविक की वेबसाइट, अगर हम सैंडविक का टूल परचेज कर रहे हो तो उनकी वेबसाइट से आपको PDF फाइल, उसकी डायमेंशंस, उसका 3D मॉडल, उसका IGS मॉडल, उसका स्टेप मॉडल, सारी फाइलें मिल जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी हम ले सकते हैं। उसके बाद आती है पोस्ट प्रोसेसर की बात कि आपकी मशीन कौन सी है, फानुक्स की है, सीमेंस की है, मित्सुबिशी की है, हास की है। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट प्रोसेसर हैं बहुत सारे, फेडल की है, ठीक है। तो जो भी आपको मशीन है आप वो वाला सेलेक्ट कर सकते हो। 3 एक्सिस ट्यूटोरियल ले लेंगे तो ये फानुक टाइप है, ये देखो
इसमें Z की होम पोजीशन 508 है, ठीक है। ट्राइवर्स रेट 200। अब जैसे हम ये हमारे पास जो मशीन है, तुम्हारा एक होमवर्क छोटा सा ये है कि तुम्हारे को इस मशीन की स्पेसिफिकेशन ढूंढ के लानी है। अभी जो इसका फ्रेंड है ना, उसने क्या किया, उसने 400 किलो की डाई एक मशीन पे अपनी चढ़ा दी, ठीक है, और उसकी मशीन की गियर बॉक्स जो है, उसका गियर बॉक्स हो गया ख़राब, ठीक है। उसका कारण क्या था, उसको वो मशीन उतना लोड पिक ही नहीं कर पाई, ठीक है ना। उसे हमने तो चढ़ा दिया पीस पे, उसने वो चली भी, वो इतनी बारी चली, चल चल के उसका गियर बॉक्स ख़राब हो गया। तो हमारे को ये गलती क्या हुई, हमारे को उसको ये नहीं पता था कि इसकी कैपेसिटी कितनी है मशीन की, ठीक है ना। उसने तो अपनी तरफ से बेड बहुत बड़ा बनवा दिया, गियर बॉक्स का ध्यान नहीं किया। जैसे गाड़ियों में होता है, कितनी हॉर्स पावर की गाड़ी है ना, तो उसके हिसाब से भगाएंगे, फिर उसके हिसाब से एवरेज आएगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आप हिल्स में जा रहे हो या आप प्लेन पे जा रहे हो, आप कहाँ पे जा रहे हो, उसके हिसाब से हमारे को गाड़ी चूज करनी पड़ेगी कहाँ जाना। तो ऐसी मशीन की आपको स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए। बेड का साइज क्या है, मिनिमम मैक्सिमम में। बेड का साइज अलग बात है, और वो ट्रैवल कितना करता है, एक्स में कितना ट्रैवल कर सकता है, वाई में कितना ट्रैवल कर सकता है, और जेड में कितना ट्रैवल कर सकता है, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, है ना, कि टूल कितना हमने क्लैंप के अंदर करना है इसके टूल होल्डर के, और कितना हमारे को बाहर चाहिए, सब कुछ डायमेंशन थोड़ा सा आइडिया तो होना ही चाहिए, है ना। जैसे हम जैकेट खरीदते हैं तो देख के हमारे को पता लग जाता है कि ये मेरे आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो वैसे ही हमारे को मशीन के बारे में जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं, हमारे को विजुअली दिखता नहीं है कि 500 mm कितना होता है और 600 mm कितना होता है। तो हमारे दिमाग में पिक्चर बननी बहुत ज़रूरी है ना। कि अगर अब एक छोटा सा एग्जांपल है, ये स्टूल कितने किलो का होगा, बिना उठाए इसको बता सकते हो तुम कितना होगा, उठा के उठाए, है ना। तो ये एस्टिमेट आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा कि ये कितना होगा हैवी, है ना। तो उसके हिसाब से फिर टूल चूज होंगे, फिर उसके हिसाब से सारी स्पेसिफिकेशन डिसाइड होंगी, उसके हिसाब से इसका कॉस्टिंग निकलेगी, कितना कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, कितना आसान मॉडल है, उसके ऊपर हिसाब से होगा। इसको कर दिया हमने ओके, हमारी मशीन डिसाइड हो गई है, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड हो गया है, हमारा स्टॉक डिसाइड हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक मिल सेटअप तैयार करना है, ठीक है। जो कुछ भी मैं आज बता रहा हूँ ये हमारे को रोज करना पड़ेगा हर बार, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है, मिल सेटअप तैयार करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिल पार्ट सेटअप है, ठीक है। अगर मुझे टर्निंग मशीन ले ली मैंने तो यहाँ पे टर्न पार्ट सेटअप आएगा। अब मिलिंग है तो इसलिए मिलिंग पार्ट। अब इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब जैसे कोई ऑपरेशन है, कोई ऑब्जेक्ट है जो मुझे अब नीचे से भी बनाना है और मुझे ऊपर से भी बनाना है, तो ऊपर के लिए मिल सेटअप अलग बनेगा, नीचे के लिए मिल सेटअप अलग बनेगा। यानी ऐसे समझ लो कि अगर मैंने मशीन पे एक कंपोनेंट को क्लैंप कर दिया है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशन हो जाएंगे। और अगर मुझे कोई ऐसा ऑपरेशन है जिसके लिए मुझे क्लैंप खोल के उसको दोबारा से लगाना पड़ता है, तो वो मिल सेटअप 2 हो गया। जैसे कल जब मैनुअल प्रोग्राम बना रहे थे तो पहले एक बार मैनुअल प्रोग्राम बनाया, फिर क्लैंप खोले, फिर दूसरी जगह लगाया, फिर चलाया, है ना। तो वो मिल सेटअप 2 हो गया, ठीक है। तो जब भी मुझे क्लैंप खोलने पड़ेंगे या मुझे वर्कपीस की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी या साइड चेंज करनी पड़ेगी तो मिल सेटअप चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी एक बार में मिल सेटअप वही बन सकता है जो एक बार में काम हो सकता है, ठीक है। अब 5 एक्सिस मशीन को क्यों अच्छा माना जाता है, फिर उसको घुमाना नहीं पड़ेगा बार बार, ठीक है ना। 3 एक्सिस वाले को अगर हमारे को नीचे काम करना है तो मुझे रोटेट करना पड़ेगा, 5 एक्सिस में वो खुद ही कंपोनेंट रोटेट कर देंगे, ठीक। तो जब भी हम मिल सेटअप बनाएंगे तो हमारे को ध्यान रखना है, यहाँ पे एक एरो दिख रहा है कि एरो की डायरेक्शन किधर है, तो मैंने कहा दिया ऊपर वाली साइड, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको फेसिंग ऑन कर दी, स्ट्रेटेजी में फेसिंग ऑन कर दी, क्योंकि मुझे फेसिंग का ही ऑपरेशन करना है तो मैंने फेसिंग ऑन कर दी। तो यहाँ पे देखो फेसिंग फीचर आ गया, जो भी ब्लू है, अगर कोई भी चीज ब्लू आ रही है ना, यहाँ पे ये देखो बाकी सब कुछ ब्लैक है, ये ब्लू है। ब्लू का मतलब है ये अभी एक्टिव नहीं हुआ,
ठीक है, या जनरेट नहीं हुआ या फेल हो गया, ऐसा फेल होगा तो भी ब्लू ही रहेगा ये, ठीक है। तो हमने फेसिंग फीचर में बोला उसको, तो देखो यहाँ पे एक ब्लू इधर भी दिखने लग गया हमारे को कंपोनेंट में भी, ठीक है, उधर भी नजर आने लग गया ब्लू। तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ऑपरेशन जनरेट ऑपरेशन प्लान है कि तू बता के हमारे को कौन कौन सा ऑपरेशन करने की जरूरत है। तो उसने क्या किया, यहां से उठ के वो देखो ये ब्लैक हो गया और वो यहां पे आ गया कैम ऑपरेशन ट्री के अंदर, ठीक है, कैम ऑपरेशन ट्री में आ गया ना। तो कैम ऑपरेशन ट्री में ये देखो इसने 50 mm का फेस मिल यूज करके एक प्रोग्राम बना दिया है, पर ये भी अभी ब्लू है। क्यों ब्लू है? क्योंकि ये सिर्फ ऑपरेशन प्लान हुआ है। जब भी हमारे पास कोई कंपोनेंट आएगा तो हम मीटिंग रूम में बैठ के ये सोचेंगे कि पहले इस पे कौन सा ऑपरेशन करेंगे, फिर कौन सा ऑपरेशन करेंगे, फिर कौन सा ऑपरेशन करेंगे, फिर कौन सा। ऐसे ना हो कि ड्रिल आप पहले मार रहे हो, फेसिंग बाद में कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ना हो कि आप ग्राइंड पहले कर रहे हो और बाद में फिर मिलिंग कर रहे हो, है ना, पहले उसको चमका दिया फिर ऊपर से मटेरियल उड़ा रहे हो, वो गलत हो जाएगा। तो हमारे को एक प्लान बनाना पड़ेगा कि हमारे को किस प्रोसेस से काम करना है, ठीक है। इसको टेक्निकल वर्ड है इसका पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल। भाई अगर मुझे कोई चीज़ की प्रोडक्शन निकालनी है तो उसका प्लान करना पड़ेगा, तो उसका एक चार्ट बनता है कि इसको कहते हैं मटेरियल फ्लो कैसे होगा इंडस्ट्री के अंदर, मटेरियल फ्लो कैसे होगा। अब कौन सी मशीन वहाँ मेन गेट पे होनी चाहिए, कौन सी मशीन उधर वाले गेट के पास होनी चाहिए, कौन सी मशीन बीच में होनी चाहिए, तो वो डिसाइड होगा लेआउट में, है ना। तो लेआउट बनाते हुए भी हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी मशीन किधर है रखनी चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये हमारा ऑपरेशन बन गया, बट अभी ये ब्लू कलर का है। क्यों ब्लू है? क्योंकि मुझे इसको जनरेट करना है। तो यहाँ पे है जनरेट टूल पाथ, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, जनरेट टूल पाथ की कमांड आएगी, ठीक है। तो जनरेट टूल पाथ कर देंगे, तो ये देखो इसने 50 mm के टूल के साथ कटिंग कर दी। ये जो लाइन नजर आ रही है इसको बोलते हैं टूल पाथ, भाई टूल के चलने की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको चला के देखना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऑप्शन है सिमुलेट टूल पाथ, सिमुलेट टूल पाथ। तो सिमुलेट टूल पाथ करूंगा तो मुझे टूल नजर आने लग जाएगा, साथ साथ में वर्क पीस देखना है तो यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं, मुझे डिफरेंस देखना है, ये सेक्शन व्यू है, ये टूल है, टूल आपको कैसे देखना है, आपको वर्क पीस देखना है कि नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को ये दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये मेरा पार्ट है, ये मेरा स्टॉक है। और अगर मैं इसको थोड़ी सी स्पीड कर दूँ स्लो और यहाँ से करूँ प्ले, तो ये हमारे को ऐसे कटिंग करके दिखाएगा। तो पहले एक कट लगा, फिर सेकंड कट लगा, ठीक है। और उसके बाद प्रोग्राम जो है ऊपर लिफ्ट हो गया, टूल जो है ऊपर लिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इतना काम होने के बाद हम इसको कर देंगे ओके। तो ये हमारी सिमुलेट बन गया। अब इसको टाइम कितना लगा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टोटल टूल पार्ट टाइम, यानी कितनी देर का प्रोग्राम बना, ठीक है। अब होगा क्या, मैं इसको हर बार जल्दी जल्दी करने को क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास ये आया एज ए पार्टी, ठीक है। इसने मेरे को कहा जी मुझे इसकी फेसिंग करानी है, ठीक है, कितने पैसे लोगे, ठीक है। तो मैंने इसकी फेसिंग करनी है। तो अगर ये आके मुझे जल्दी से बता देगा, ये कंप्यूटर में तो 0.749 आ रहा है, यानी 1 मिनट से कम, 70 सेकंड का प्रोग्राम बना है। असली मशीन में भी 70 सेकंड लगेंगे, ठीक है, 70 नहीं लगेंगे तो 1 मिनट लग जाएगा, ठीक है। 10 मिनट में हो इसको क्लैंप में लगा लूँ, ठीक है, 10 मिनट में इसकी उसमें लगा लूँ, तो मैं उसको बता सकता हूँ भाई तू आधे घंटे बाद आइयो ले लियो, तो मैं उस आधे घंटे के हिसाब से इसको चार्ज कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि
जो मेरे से बनवाने आया वो भी कोई नालायक बंदा नहीं है, वो भी समझदार बंदा है। तो अगर मैं उसको 1 घंटा बोल दूंगा तो ये हो सकता है वो आधे घंटे में कोई और ढूंढ ले मेरी जगह और उसके पास जाए और कटवा के अपना निकल ले, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा, कॉस्टिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा, जितना जल्दी माल डिलीवर करोगे उतनी जल्दी पेमेंट आएगी, ठीक है, तो वो चीज़ें भी हैं। फिर उसके बाद आपके पास उतना टाइम है भी कि नहीं है। ऐसा ना हो ना कि आप 10 रुपये वाला काम पकड़ लो और अगर उसके बाद आप फंस जाओ, अगले घंटे में वो 50 वाला काम आ गया और अब फंस जाओ, ठीक है, क्योंकि आप जो कटिंग करनी है वो तो करनी है ना। तो वो चीज़ें आपको मैनेजमेंट करके देखनी पड़ेगी कितना टाइम लगता है। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि 50 का टूल से चला है ये, है ना, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसके 50 के टूल को मैंने कहा नहीं मुझे 50 के नहीं कटिंग करनी, मुझे 20 वाले से कटिंग करनी है, तो यहाँ पे बस सिंपली हमने उसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और वो 20 वाला प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा। कोई कहता नहीं 20 से नहीं कटिंग करनी, 10 से करनी है, तो ये 10 वाले के हिसाब से प्रोग्राम। मतलब सॉलिडवर्क्स कैम की सबसे अच्छी खासियत ही यही है कि आप इसमें मॉडिफिकेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पे फर्क पड़ेगा। ये देखो ना, ये 1 मिनट 3 सेकंड हो गया और टूल खराब भी 50 का टूल कटिंग करनी है वो कम, उसमें प्रॉब्लम आएगी। छोटा टूल घिस जाएगा इतनी देर में, तो अगर बड़ी सारी प्लेट पे हम छोटे से टूल के साथ खेलने लग जाएं, है ना, तो वो सही नहीं रहेगा। अब मान लो मुझे ना 50 चाहिए ना 20 चाहिए, मुझे तो 30 का टूल चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एडिट डेफिनेशन करेंगे। एडिट डेफिनेशन करेंगे तो ये विंडो आ गई हमारे पास, ठीक है, ये मिल होल्डर है, ये टूल क्रिब है, तो ये टूल क्रिब में मैं ऐड कर दूंगा टूल। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है, अगर यहाँ पे भी नहीं है तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कहा मान लो जैसे हमारे पास यहाँ पे 25 mm का है, ठीक है, तो हम ये 25 mm वाले को ओके करके ऐड किया तो ये 13 नंबर पे आ गया, ठीक है, तो 13 नंबर पे आ गया, इसको ओके कर दो और यहाँ पे जाके इसको 13 नंबर पे चेंज कर दो। तो ये 25 mm के टूल के हिसाब से मतलब हम टूल ऐड कर सकते हैं कभी भी, कोई दिक्कत नहीं। अभी अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 कट लगे हैं हमारे पास, 2 mm मटेरियल था, 1-1 mm के 2 कट लगे हैं। तो इसको अगर मुझे चेंज करना है तो मैं इसकी दोबारा से राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन में जाऊंगा। एडिट डेफिनेशन में मैं जाके यहाँ पे ऑप्शन है फेसिंग की, तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट कट अमाउंट 1 mm, मैक्सिमम कट अमाउंट 1 mm, यानी कि पहली बारी कट कितने का लगेगा, 1 mm का लगेगा, और मैक्सिमम कट कितने का। तो हम जा रहे थे इसकी एडिट डेफिनेशन के अंदर। अभी हमारे पास है 2 mm का मटेरियल है और हमारे को 1-1 mm का कट लगाना है ना। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कट अमाउंट है 1 mm की और मैक्सिमम कट अमाउंट है 1 mm की, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं फर्स्ट कट अमाउंट दे दूं 0.25 और मैक्सिमम कट अमाउंट दे दूं 0.5, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से देखो कट जो हैं, नंबर ऑफ कट्स जो हैं चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एक काम आज तुमने जरूर करना है, अगर तुम वाकई जेन्युइनली क्वेश्चन पूछ रहे थे, अगर सिर्फ वैसे तेरे को कुछ बोला कोई बात नहीं, मैं हूँ तेरा भाई, लेगा बदला, ठीक है। तो अगर ऐसी वाली फीलिंग थी तो बात अलग है। अगर जेन्युइनली क्वेश्चन पूछ रहे थे तो एक छोटा सा पीस ले लेना है और उसको टर्न करना है, सिंपल टर्निंग पे, बिल्कुल उसको जो तुम्हारे वाला वर्ड है फिनिश करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो तुम्हारे को समझ में आएगा कि उसको मैं कितने डिग्री पे रोटेट करूँ, कितना मोटा कट लगाऊँ, पतला लगाऊँ, पहले क्या करूँ, पहले ना क्या करूँ, है ना। तो शायद जो तुम क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो उसका जवाब तुम्हारे को वहीं पे उसको कट लगाते लगाते, फेस करते करते, टर्न करते करते मिल जाएगा,
ठीक है कि नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो फिर देखेंगे क्या, तो और कुछ करेंगे। फिलहाल तो मेरे दिमाग में आइडिया यही आ रहा है कि अपने हाथ से जब तक एक पीस काटेंगे ना फिर समझ में आएगा। ठीक है, ये बंदा बढ़िया है, कोई पंगा पाऊगा टर्निंग से तो मत भी करूँगा। ठीक है, फिर इसको अलग अलग स्पीड चेंज कर करके ना कट लगा के दिखाना है कि कम स्पीड में क्या कट लगता है। हाँ, वो अभी एक्चुअली क्या है, कई बार जब हाथ से करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। जैसे मैनर्स होते हैं, मैनर्स किसी को सिखा थोड़ी सकते हैं। मैनर्स तो वक्त के साथ 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 आज मैं इसको यही बोल रहा था, मैं कहा तुम्हारा घर साफ़ सुथरा है, सारी चीज़ें सही जगह पे पड़ी हैं या खिंडी हुई हैं? कहता सारी जगह सही जगह पे पड़ी हैं। तो मुझे क्या पता लगा कि इसके घर वाले बहुत अच्छे हैं कि वो सारी जगह चीज़ें एक दूसरे की सही जगह पे रख देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सब कुछ मम्मी डैडी ने, भाई बहनों ने कर दिया और एक बंदा है जो कुछ कर ही नहीं रहा है ना। यही बात कर रहे थे हम, है ना। तो या तो माँ बाप अच्छे हैं तो या ये अच्छा है। अगर ये अच्छा है तो फिर ये सब जगह अच्छा होना चाहिए, अगर ये बुरा है तो ये सब जगह बुरा होना चाहिए, है ना। अगर माँ बाप अच्छे हैं तो सारी जगह अच्छे होने चाहिए। अगर वो अच्छे हैं तभी तो घर मेंटेन्ड है, कोई तो अच्छा है। अगर घर सही पड़ा है तो कोई तो अच्छा है। अब वो कौन है, वो ढूंढना है हमारे को। भाई हमारे घर में सबसे अच्छा बंदा कौन है? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਬਾਪੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਆਣੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ ਬਾਪੂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਤੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਆਇਆ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਆਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਰਤੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਦੇਖਿਆ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਰਟ ਕੈਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਚੱਕ ਦੇ ਫੋਨ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਹੋਏ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ ਟਿਕਟੌਕ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਪੂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਦੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਘਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8th ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰੰਦ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 8th 'ਚ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ 10th ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲਾ ਸਾਂਭਦਾ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਅਦ। ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਨਾ, ਪੇਡ ਕੰਮ ਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਡਲ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਆਰਟ ਗੇਮ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਛੱਡਤਾ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਪੀਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਪੀਸ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਡਿਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ।
यहाँ पे एक ऑप्शन है एडवांस के अंदर टॉप ऑफ द फीचर, जो हमने फीचर बनाया उसके हिसाब से चलना है या टॉप ऑफ द स्टॉक। तो मुझे जो अच्छा फीलिंग पर्सनली है वो टॉप ऑफ द स्टॉक होना चाहिए, काम तो उससे भी हो रहा है। और टॉप ऑफ द स्टॉक का मतलब है जो हमारा मटेरियल है, जो हमने स्टॉक डिफाइन किया है, सिर्फ वही कटे। इससे वो खतरा खत्म हो गया कि वो नीचे तो नहीं आ जाएगा, जो मेरे को वर्क पीस बनाना है उससे नीचे ना आ जाए। ठीक है, फीचर में हो सकता था आ जाए, पर इसमें ठीक हो जाएगा। एक यहाँ पे अभी देखो ये फेसिंग जो चल रही है ये हॉरिजेंटली चल रही है। यहाँ पे ऑप्शन है जिगजैग की। अगर मैं जिगजैग बंद कर देता हूँ, प्रीव्यू करेंगे तो ये देखो सिंगल कट लग रहा है, और उसके बाद टूल लिफ्ट करेगा। चला के दिखाता हूँ मैं। इसको ओके कर देते हैं, इसको राइट क्लिक करके सिमुलेट करके देखते हैं और प्ले करेंगे। ठीक है ना, पहले ऐसे जिगजैग काट रहा था, अब ये ऊपर लिफ्ट होके जब भी ग्रीन होगा तो दैट मीन्स हवा में चल रहा है टूल। ठीक है, तो वैसे तो वो जिगजैग ही ज्यादा अच्छा था, तो हम एडिट डेफिनेशन में जाके, कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको कंपोनेंट चाहिए यहाँ पे सारी सेटिंग्स हैं। ठीक है, तो हम हर एक चीज को चेंज कर करके देखेंगे किस चीज से क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे एक छोटा सा चेंज और करके दिखाता हूं मैं। यहाँ पे ऑप्शन है कट एंगल। अभी ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, जिगजैग मैंने ऑन कर दिया, स्ट्रेट चल रहा है। अगर मैं ऑटोमेटिक एंगल को बंद कर दूं और यहाँ पे मैं दे दूं 30 डिग्री, ठीक है, प्रीव्यू करेंगे तो ये देखो ये जो एंगल चेंज हो गया। ठीक है, अब एंगल चेंज क्यों करना है वो अपनी इच्छा है, क्यों करना है उसके कई कारण हो सकता है। शेप ही हमारी ऐसे, जिस चीज को मुझे फेस करना है उसकी शेप ही एंगल पे हो सकती है, या क्लैंपिंग मेरी उस हिसाब से हो सकती है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण मुझे एंगल चेंज करना है। यानी कि अगर मैं एक छोटी सी चीज चेंज करता हूँ तो सारा कुछ चेंज होने लग जाता है। पर जैसे ही मैंने एंगल पे किया तो प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई है इधर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा निकलने लग गया, इधर भी एक्स्ट्रा निकलने लग गया, इधर भी एक्स्ट्रा निकलने लग गया। वो क्यों निकलने लग गया, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है एक्सटेंड्स, इसके अंदर है शेप। शेप में ऑप्शन सेलेक्ट हुई है बाउंड्री बॉक्स, यानी बॉक्स शेप में ही चलना है मेरे को। तो इस बॉक्स शेप को अगर मैं, शिलोटेक कर्व कहते हैं इसको, हमने शायद बीटेक में होती है मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये शेप अगर मैं चेंज कर दूंगा और फिर ओके करूंगा तो ये देखो ये तो कम बाहर जाएगी। अगर मैं टूल थोड़ा छोटा कर देते हैं तो और अच्छा सा नजर आएगा। थोड़ा बाउंड्री बॉक्स से पूरा बाहर जा रहा था, ठीक है, बाउंड्री बॉक्स से पूरा बाहर जा रहा था। इससे क्या होगा, हमारा थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, अब इस थोड़े से कम करने से क्या फायदा होगा हमारे को, थोड़ा सा कम करने से क्या फायदा होगा। माय गॉड, हैं ये टूल तो हवा में जा रहा है, उधर तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी ऑप्शन है, जैसे मैं इसको ऑटोमेटिक एंगल फिर से ऑन कर देता हूँ, इसको 0 कर देते हैं, ऑटोमेटिक एंगल ऑन कर देते हैं। ये देखो इधर भी थोड़ा सा बाहर आ रहा है, ये दोनों साइड से। तो इसकी सेटिंग में जाएंगे, एडिट डेफिनेशन। एडिट डेफिनेशन में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है लीड्स एंड लिंक्स। ठीक है, तो ये देखो अभी यहाँ पे परसेंटेज आ रही है, लीड इन क्लियरेंस। लीड इन होता है एंट्री कैसे हो रही है, लीड आउट होता है एग्जिट कैसे हो रहा है। तो लीड इन लीड आउट ये क्या है 55%।
50% क्या है, 55% टूल के डाई का 55%। अगर हम ये परसेंटेज हटा दें तो ये मिलीमीटर में आने लग जाएगा, अगर ऑन कर दें तो ये परसेंटेज में आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना है, कितना आगे लेके जाना है। अगर मैं इसको 55 को बढ़ा देता हूँ, 85 कर दिया मैंने लीड इन को सिर्फ, ठीक है, बाकी किसी को नहीं चेंज किया, सिर्फ लीड इन को चेंज किया है। ओके, ये देखो ये थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर आ गया, और ज़्यादा कर देते थोड़ा, 10% से कोई ज़्यादा फर्क दिखा नहीं। दो सौ कर देते, ठीक है। जो एंट्री होगी वो ज़्यादा दूर से होगी। अब ज़्यादा दूर से क्यों करनी है, उसके कोई भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसका यूज़र इंटरफेस क्या है, उससे फैमिलियर कराना है कि कुछ भी चेंज करता हूं मैं तो हमारे टूल पाथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब क्या चीज़ चेंज करनी है, क्या चीज़ नहीं चेंज करनी, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, टूल के ऊपर डिपेंड करता है, मशीन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है, ये है फीड स्पीड। फीड स्पीड क्या होता है कि हमारा जो स्पिंडल है वो कितनी स्पीड से रोटेट करनी है, या मेरा जब टूल एक एक्स से x1 पे जाना है, यहां से यहां जाना है, तो वो कितनी फीड से उधर जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे वर्कपीस पे कितना लोड पड़ रहा है, हमारे टूल पे कितना लोड पड़ रहा है, हमारी मशीन के ऊपर कितना लोड पड़ रहा है, ठीक है। कितना मटेरियल कट रहा है, कितनी जल्दी जल्दी कट रहा है, या आराम से कट रहा है, या टाइम वेस्ट हो रहा है, या ऐसे ना हो ना वो काटने से पहले ही अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है ना, जल्दी हो रहा है। हेक्सा जिसने चलाया हो, अगर हेक्सा की स्पीड तेज कर देंगे तो ऐसा हो सकता है एक ही जगह पे वो 2-3 बार ऐसे ऐसे चले, तो उसका क्या फायदा। ऐसा भी हो सकता है वो इतनी जोर से अंदर घुसने की कोशिश करे कि ब्लेड ही टूट जाए, है ना। तो वैसी वाली सिचुएशन है कि फीड स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी। अभी यहाँ पे ऑप्शन हो रखी है मीडियम ड्यूटी है, स्टॉक मटेरियल, ये एल्युमिनियम का मटेरियल है, अलग अलग ग्रेड के मटेरियल होते हैं, इसमें बहुत सारे मटेरियल के ग्रेड हैं। तो उनकी एक लाइब्रेरी है, सॉलिडवर्क्स कैम की एक लाइब्रेरी है, उसके अकॉर्डिंग जो है सारा का सारा सेटिंग चल रही है। तो ये लाइब्रेरी की जगह हम टूल भी कर सकते हैं। जब हम टूल क्रिएट करते हैं तब भी उसमें भी लिखा होता है, जब हम टूल परचेज करते हैं तब भी हमारे को वो बताता है कि मैक्सिमम स्पीड कितना चला सकते हो आप इसको। हार्ड टूल है, कार्बाइड का टूल है, सिंपल टूल है, एसएस का है, कितनी फीड स्पीड दे सकते हैं उसमें भी लिखा होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। और अगर हम हमारे को कहते हैं जी हम ही ब्रह्मा है, हमारे को इसे पता है, ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है मेरी मशीन पे एक्सीडेंट हुआ हो कभी और मुझे पता है कि इसको इससे ज़्यादा नहीं चलाना, ठीक है, तब फिर मैं ना कोई असूल मानूंगा ना कुछ और मानूंगा, फिर मैं अपना रूल चलाऊंगा। तो फिर मैं ऑपरेशन में जाके यहाँ पे ये देखो फीड पर टूथ क्या होता है, XY क्या होता है, Z फीड रेट क्या होता है, स्पिंडल स्पीड क्या होती है, इन सब के फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना गूगल करने की कि स्पिंडल स्पीड निकालने का फार्मूला क्या है, फीड रेट निकालने का फार्मूला क्या है, ठीक है। फीड पर टूथ लिखा हुआ है यहाँ पे, फीड पर टूथ का क्या फ़ायदा। यहाँ पे स्पिंडल SMM लिखा हुआ है, ये है स्पिंडल मीटर पर मिनट। अगर इसको और अच्छे से देखना है तो यहाँ पे हेल्प की ऑप्शन है, हेल्प में जाएंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा पंगे लेने से भी पंगा पड़ सकता है, कि जितनी ज़्यादा चीज़ें आप चेंज करोगे उतना रिस्क भी बढ़ जाएगा कि आपकी क्या चीज़ें वो उठा रहा है, कौन सी चीज़ें नहीं उठा रहा है। ये जो वर्टिकल मिलिंग मशीन है और टर्निंग है, दोनों में फीड रेट का मतलब अलग होता है,
ठीक है, तो तुम्हारे लिए होमवर्क है कि फीड रेट क्या होता है ढूंढ के आना है। एक जना फीड रेट ले लो, एक जना स्पिंडल स्पीड ले लो, एक जना SMM ले लो, ठीक है। एक होता है फीड पर टूथ, ठीक है। मिलिंग के लिए अलग होते हैं, टर्निंग के लिए अलग होते हैं, अलग अलग ऑपरेशन के लिए भी होते हैं। जैसे फेसिंग का ऑपरेशन है, उसके लिए कैसे निकालना है, मिलिंग का ऑपरेशन है तो कैसे निकालना है, कैविटी काटनी है तो कैसे करना है, पंच बनाना है तो कैसे करना है। तो फीड निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। मेरे पास एक एक्सेल की फाइल है, अगर फार्मूला सही बना के लाओगे तो फिर वो एक्सेल की फाइल मैं तुम्हारे को दूंगा, ठीक है। उसमें वैल्यू भरो और फीड रेट निकल आएगी, ठीक है। पर उसके लिए फार्मूला तो पता होना चाहिए, है ना। तो इसलिए फार्मूला ढूंढ के लाओगे तो मेरे से एक्सेल की फाइल ले लेना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना मोर देन सफिशिएंट है फर्स्ट डे के लिए, है ना। तो ये वीडियो मैंने पहले भी बताया था, देखने का बेस्ट तरीका क्या होगा, साथ साथ देखो और साथ साथ जैसे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ वैसे वैसे करके देखो। एक छोटी सी चीज़ रह गई कि हमारा प्रोग्राम बन गया, अब आउटपुट कहाँ से आनी है। आउटपुट करने के लिए मुझे इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन है पोस्ट प्रोसेस, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि पोस्ट प्रोसेस करना है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, पोस्ट प्रोसेस करेंगे। पोस्ट प्रोसेस करके सेव कहाँ होनी है, तो मैंने कहा जी डेस्कटॉप पे सेव करनी है। अच्छा सा नाम दे देना है, कुछ भी। इसका नाम दे देते हैं हम NSIC_facing, ठीक है 1। मैं नहीं चाहता कि तुम इसके बीच में स्पेस डालो, ठीक है। कई मशीनें होती हैं वो स्पेस नहीं उठाती, जो नई मशीनें वो तो उठा लेती हैं नाम में, पर नाम में अगर ना स्पेस डालो तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। या टूल का नाम डाल दो, जैसे 50 का टूल चलाया, 20 का टूल चलाया, 25 का टूल चलाया। तो उससे क्या होगा, ऑपरेटर को आसानी होगी ये देखने के लिए कि इसके लिए मैं उसको फाइल नहीं खोलनी पड़ेगी, ठीक है। उसको फाइल खोल के नहीं पता लगेगा, उसको फाइल कॉपी करते ही पता लग जाएगा कि ये मुझे 50 का एंड में यूज़ करना है, ठीक है। तो टूल का नाम डाल दो, डेट डाल सकते हैं, कौन सी जॉब बनानी है उसका नाम डाल सकते हैं, कंपनी का नाम डाल सकते हैं। कुछ अच्छा नाम डालो ताकि ऑपरेटर को आसानी हो, ठीक है। और उसके बाद है ये फाइल की एक्सटेंशन, ठीक है। अब जो हमारे पास मशीन है वो टैब फाइल उठाती है .tap, ठीक है। कई मशीनें NC फाइल उठाती हैं, कई मशीनें CNC फाइल उठाती हैं, कई मशीनें टेक्स्ट फाइल उठाती हैं। तो मैंने कहा जी मुझे टैब फाइल चाहिए, तो टैब फाइल कर देंगे, डेस्कटॉप पे कर देंगे, सेव कर देंगे। तो ये फाइल यहाँ पे पोस्ट प्रोसेस की ऑप्शन आ गई, इसको हमारे को प्ले करना है। इसको प्ले करते ही वो फाइल जो है सारा कुछ उसके अंदर राइट कर देगा। इसको ओके करेंगे और फिर फाइल को ओपन करके देखते हैं